आज तीसरे चरण का रण है। कई दिग्गजों की साख दांव पर है तो कई दिग्गजों के यहां आज मतदान भी है। अलग अलग जो बड़े चेहरे जिन्होंने आज मतदान किया वो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सवेरे पहुंचे वोटिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। अमित शाह गृह मंत्री उन्हें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। इसी के साथ शरद पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे और बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार, सुप्रिया सुले सभी अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। मनसुख मांडविया को भी आप देख रहे हैं, प्रहलाद जोशी हैं, आनंदीबेन पटेल जिन्होंने अपना वोट डाला, अजित पवार भी वोट डालने के लिए पहुंचे। इधर हर्ष सांघवी, बीडी शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुरारी बापू भी मतदान करने पहुंचे और सभी ने लोगों से भी अपील की है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये अलग अलग बड़े चेहरे जिनके यहां आज मतदान था और सभी ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 16 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, ये बड़े चेहरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद पहुंचे सुबह 7:30 बजे मतदान करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे उनके साथ और अमित शाह ने भी उसके बाद अपना वोट कास्ट किया है। और देखिए मध्य प्रदेश में भी आज वोटिंग का दिन है, वहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जिन्होंने हमारे संवाददाता से बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान आपको सुनवा। हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो खुद राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज क्रूशियल डे उनके लिए। आप गए नर्मदा जी में स्नान किया, क्या उम्मीद है नर्मदा जी से, आपकी जनता से? मैं तो एक जो अनुभूति मुझे होती उसके साथ काम करने चलता हूँ। मुझे अनुभूति हुई थी नर्मदा जी की परिक्रमा करने की, मैंने की। क्या उम्मीद है दिग्विजय सिंह को राजगढ़ की जनता से इस बार चुनाव? काफ़ी अच्छी हमें उम्मीद है, संभावना है और हमें पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का एंटी इनकम्बेंसी और मोदी जी का एंटी इनकम्बेंसी दोनों जुड़ गए हैं। आपको लगता है सर जनता राजगढ़ की इस बार मोदी जी के चेहरे पे नहीं, उनको मैं देख रहा था आप प्रचार में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अमूमन हमने देखा मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ जाया करता था। आपको इस बार लगता है कुछ तब्दीली? मोदी जी 2014 मॉडल 2019 मॉडल नहीं है, अब मोदी 2024 मॉडल है। सर आपने एक बड़ा अहम बयान दिया था कि इस बार आपकी लड़ाई जो है वो दो फ्रंट पे है, बीजेपी से और ईवीएम से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि है। अभी भी आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं? ना पहले था ना आज है। अमृता जी साथ जा रही हैं, आप वोट डालेंगे उसके बाद आप लोग जाएंगे कंस्टिट्यूएंसी, क्या उम्मीद है आप? 100% जीत होगी। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे जो शुभचिंतक हैं, सबका सुबह से फ़ोन आ रहा है और सभी अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। मुझे तो लगता है हमारे कार्यकर्ता ही हमें जीत दिला देंगे, हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज कई बड़े चेहरे जो चुनाव मैदान में भी हैं और साथ ही जिन्होंने अपना वोट भी डाला है। शिवराज सिंह चौहान भी उन्हीं में से एक हैं जिनसे हमारी संवाददाता मदिहा खान ने बात की है। सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट पर और शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हैं। सर इतनी गर्मी में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, लगातार आप मोटिवेट कर रहे हैं कि गर्मी कितनी भी हो वोट देने आना है, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? ये मेरी बहनें इतनी गर्मी में सभा में आई हैं, इन सब ने संकल्प लिया है, भाइयों ने संकल्प लिया है कि वोट डालेंगे। ये केवल वोट का चुनाव नहीं है, भाई और बहन के प्यार का भी चुनाव है। भाई बहन और मामा, भाई बहन मामा और भाइयों का भी भाई हूँ, तो ये परिवार है, चुनाव लड़ रहा है और सबका आशीर्वाद मिले। क्या मुद्दे लेकर आप गए थे लोगों के बीच इस बार और क्या कहा आपने लोगों से कि लगता है कि जनता फिर एक बार आपको यहाँ से आशीर्वाद देगी? मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण करना है, उसके लिए विकसित विदिशा, रायसेन, बिल्किसगंज, इछावर संसदीय क्षेत्र बनाना है और जनता के कल्याण की योजनाएं क्रियान्वित करके भाई और बहनों की जिंदगी बदलना है, वही हमारा मुद्दा है। मैडम साथ में है, हर सभा में जा रही है, लगातार चुनाव प्रचार में है और आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे कि जो महिला वोटर्स हैं वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर माना जाता है? मेरे लिए वोटर नहीं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं। ये बहनें, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे पैसे देती है चुनाव लड़ने के लिए, गेहूं की पोटली भेंट कर रही है, ये आशीर्वाद देती है, तिलक लगाती है। ये अद्भुत है, ये वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं, ये प्यार है। ये प्यार भी है, ये प्राण भी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। साधना मैम साथ में हैं और लगातार
कि जितने सारे लोग हैं, जितने सारे वोटर्स हैं, ये प्यार कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और साथ ही साथ कई बार सांसद रह चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह साथ में मौजूद है। भीड़ बहुत ज्यादा है, तापमान गर्मी बहुत ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये वोटर्स नहीं, ये मेरी बहनें हैं और ये मुझे आशीर्वाद देंगे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, विदिशा, मध्य प्रदेश। चिराग पासवान ने भी अपना वोट डाला है और उस वक्त उनसे बात की हमारी संवाददाता निधि श्रीझा। चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करने के लिए भीड़ ज्यादा है, लेकिन आपने मां का आशीर्वाद दिया और नामांकन के दिन आप मां के साथ थे और आज बड़ी मां का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। जब आप खगड़िया पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके पिता की जन्मभूमि रही है और आप यहाँ आते रहते हैं। माँ ने भी बताया कि महीने भर में आ जाते हैं मिलने के। नहीं, बिल्कुल। माँ की थोड़ी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ उनसे मिलने और उनका ध्यान रख सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। पर हाँ, चुनावी व्यस्तता भी इतनी ज़्यादा है। पर यह अच्छा है कि मतदान है, यहीं आकर वोट डालना होता, बगले में घर है तो थोड़ा समय उनके साथ मिलता है। फिंगरिंग भाई प्लीज़ सब लोग निकलें और जाकर अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें। लोकतंत्र का महापर्व है। हर किसी को बेहतर भारत के निर्माण के लिए, अपनी बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चुनाव तीसरे फेज में पहुंच चुका है। आज तीसरे फेज का मतदान हो रहा है और अब तक जो आपको समझ में आया, जो आपको फीडबैक मिल रहा है, 400 पार करना कितनी बड़ी चुनौती साबित हो रही है एनडीए के लिए? देखिए, ये लक्ष्य एनडीए के लिए रखा गया था और जितनी भी जगह हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, मैं मानता हूँ ये सरल है। आज की तारीख में उत्साह प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके काम पर, मोदी की गारंटी पर, वो लाभार्थी जो करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित हुए हैं, ऐसे में वो एक तरफा प्रधानमंत्री के पक्ष में अपना मतदान डाल रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये जो लक्ष्य है 400 पार का हम लोग ज़रूर पार करेंगे। खगड़िया सीट पिछले बार एलजेपी जीती थी, इस बार आपने टिकट बदला है, मतलब टिकट किसी दूसरे नए प्रत्याशी, नए चेहरे को दिया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? नहीं, पूरा विश्वास है कि राजेश भी यहाँ से अच्छे से जीतेंगे और जिस तरीके से उनका प्रचार रहा, जिस तरीके से उनकी मेहनत रही, मैं मानता हूँ कि पिछली बार से बेहतर मार्जिन से इस बार राजेश यहाँ से सीट निकाले। तीसरे चरण के तहत बिहार में भी आज मतदान हो रहा है और अररिया में पोलिंग स्टेशन पर मतदान के लिए लंबी कतार लगी हुई है। मतदान करने आए वोटर्स के मन में क्या है, उनके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। पिछले 2 चरणों के दौरान काफी गर्मी थी, जिस वजह से वोटर जो हैं वो कम आ रहे थे, लेकिन इस बार मौसम सुहाना है, लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हम इस वक्त अररिया के फारबिसगंज इलाके में हैं और एक बूथ पर देख रहे हैं कि लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नईमुद्दीन हुआ। इस बार क्या मुद्दा चल रहा है? ये इलेक्शन हो रहा है, सब वोट डाल रहा है। क्या सोच करके वोट डाल? सरकार हमारी बने, अच्छे सरकार बने, बस यही है। और क्या उम्मीद करते हैं? अच्छे सरकार का बनने का उम्मीद है। आपका नाम क्या? मोहम्मद ज़ैनुल। आप क्या सोच रहे हैं? भी वही सोच रहे हैं सर कि बढ़िया सरकार चलावे, जो कि देश बढ़िया से चले, आगे बढ़े। आपका नाम? मंसूर। क्या है इस बार मुद्दा? सर, सरकार कोई भी देश अच्छा चलाए, वही सबसे बेहतर काम है। क्या सोच रहे हैं इस बार वोट डालने में? सरकार अच्छा बने, रोजगार दे, बहुत जॉब की कमी है अभी। अच्छा, क्या बोलेंगे? क्या मन में चल रहा है? वोट देने चल रहा है, वहाँ जाने के बाद जिधर मन होगा उधर दे देंगे। अच्छा, हाँ, दिल के बात क्या बोलेंगे। तो अररिया के लोगों की आपने बात सुनी, उनके मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और इसी बीच देखिए, चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले। तो आरक्षण की बात चुनावों के ठीक बीच में लालू प्रसाद यादव का ये बयान, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो
तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। चुनाव हो रहा है तीसरे चरण का और इसी बीच आरक्षण को लेकर मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, लालू प्रसाद यादव का ये बयान और इसके मायने क्या हो जाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभय सर हमारे साथ हैं और साथ ही विजय सर भी हमारे साथ हैं। एक एक कमेंट सर, विजय सर आपसे शुरू करते हैं। मैं ये इलेक्शन के बीच में आरक्षण कार्ड खेला है क्या लालू प्रसाद यादव ने? आरक्षण का कार्ड खासतौर से मुसलमानों को आरक्षण, जैसे संविधान में इस तरह की इजाज़त नहीं है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो, लेकिन आपको याद हो कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था और वहाँ पर जिस तरह से सरकार ने फैसला किया था, उसी को लेकर अभी इस इलेक्शन में बीच में इस मुद्दे को उठाया गया। केवल लालू यादव ने आज बोला, लेकिन सभी पार्टी इसको उठा रही है ताकि जो वोट है अपना अपना वोट पोलराइज किया जा सके। लालू यादव अपने वोट को पोलराइज करने के लिए इस बात को कर रहे हैं। संविधान में उसकी इजाज़त नहीं है। एक तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो संविधान को बदलते हुए आरक्षण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी को अपना कोर इशू बना रही है कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां जो नॉन बीजेपी पार्टी हैं वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती हैं। आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ी बहस है, जो मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आज तक भी मुसलमानों के हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरक्षण में कितना बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन आपको अपने वोट को पोलराइज करने में, कंसंट्रेट करने में एक मदद मिलती है। यही एक राजनेताओं का हिस्सा रहता है कि वो उस पर कोशिश करे और इसको रिवर्स पोलराइजेशन के लिए भी फायदेमंद होता है। ये मत सोचिए कि केवल लालू यादव इसको चर्चा कर रहे हैं तो उनको फायदा होगा। इसका फायदा जो दूसरे पार्टीज है वो उसको रिवर्स पोलराइजेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, अबे जी आपका कमेंट इस पर? देखिए, जहाँ तक थोड़ा बहुत आरक्षण के बारे में मैं जानता हूँ, मुसलमानों के पास पहले से ही आरक्षण है। एक दो नहीं बल्कि 47 मुसलमान जातियाँ। मेरा मानना है कि भारत में जो मुसलमान समाज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही ओबीसी आरक्षण प्राप्त कर रहा है। 27% आरक्षण जो किसी यादव को मिलता है वो किसी अंसारी को भी मिलता है, वो किसी हुना को भी मिलता है, किसी जुलाहे को भी प्राप्त होता है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, प्रश्न इस बात का है कि उनको जो आरक्षण मिल चुका है उस आरक्षण का लाभ उन तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल, ये कायदे से सब नेताओं को कोशिश करनी चाहिए। उसमें लालू यादव भी शामिल हैं और उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव, इन दोनों से ही सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने मुसलमानों को ओबीसी के तौर पर, अन्य पिछड़े वर्ग के तौर पर जो 27% आरक्षण प्राप्त है उसका लाभ मिलने दिया है या नहीं मिलने दिया है। लेकिन मंशा चुनाव के लिए, वोट के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। मंशा क्या है, मकसद क्या है, वो समझ आता है सर, और जनता भी सब बखूबी समझती है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और वोटर्स में गजब का उत्साह कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें इस वक्त गौतम अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, वो हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गौतम अडानी, क्योंकि आज जिस तरीके से कई दिग्गज और कई वीवीआईपीज भी अपने वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हीं में से ये एक तस्वीर गौतम अडानी जो पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। ये देखिए, ये सामने की तस्वीरें भी अब आ गई हैं। गौतम अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट करेंगे। गौतम अडानी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल होते हुए। अब तमाम जो प्रक्रिया है वोट डालने से पहले उसे पूरा करेंगे और उसके बाद अपना वोट डालकर बाहर निकलेंगे। तस्वीरें उस पोलिंग बूथ की जहां पर गौतम अडानी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों के क्षेत्र में भी आज मतदान है और वो लगातार अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। गौतम अडानी की उस वक्त की तस्वीरें जब वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे। तो तीसरा चरण है, महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है और 93 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। और तस्वीरें अलग अलग जिस तरह की आ रही हैं वो बता रहा है कि वोटर्स में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि सुबह सवेरे से ही कतारों में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें उन बड़े चेहरों की जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपना वोट डालने जब वो पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज सुबह ही जिस तरह से वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्होंने वोट डाला, उसके बाद बाहर आके लोगों से भी उन्होंने वोट डालने की अपील की। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को भी आज देख रहे हैं आप। शरद पवार की भी तस्वीरें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वोट डालने पहुंचे, नारायण राणे जब वोट डालने पहुंचे और स्याही लगी उंगली दिखाकर लोगों से भी अपील उन्होंने की। बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार, सुप्रिया सुले, इसके साथ ही मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी, आनंदीबेन पटेल, अजित पवार, हर्ष सांघवी, वीडी शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुरारी बापू भी वोट डालने के लिए पहुंचे। ये बड़े चेहरे जिनके इलाके में आज वोट डाला गया। और देखिए बिजनेसमैन गौतम अडानी को भी आप देख रहे हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, वो वोट डालने पहुंचे थे आगे बात करेंगे, शायद आगे चल रहे हैं हम आपके साथ चल रहे हैं सर, हम लोग ऐसे पुश मत करो ना प्लीज सर, पीछे देखिए आराम से सर, पुश मत करिए। तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन अपना वोट डाल चुके हैं, बाहर निकले। हालांकि मीडिया से बात नहीं की उन्होंने, सवाल जरूर किए गए, लेकिन वहां से फिर वो आगे निकलते हुए, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो पोलिंग बूथ के अंदर थे। और देखिए अब बाहर की भी तस्वीरें आ गई हैं सामने, जब स्याही लगी हुई उंगली दिखाकर फोटो क्लिक कराते हुए दिखाई दी। और अब जब अंदर अपना वोट डालने से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करते हुए गौतम अडानी की ये तस्वीरें, पर्ची ली उन्होंने, अपनी स्याही पर उंगली पर स्याही भी लगवाई और उसके बाद अपना मतदान किया और बाहर निकलकर एक ही शोएब, एक सवाल बस। हाँ जनरल एक मिनट रोल करूं अरुण भाई। सर बताइए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने वोटिंग किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, आज का ये लोकतंत्र का ये महापर्व दिवस है जो आपने बताया, और मैं सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि आज आपका आके देवे और फिर उसमें ही लोकशाही की जीत है। अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या इंडिया कहां से कहां होना चाहिए सर? नहीं, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। थैंक यू। तो अपने वोट कास्ट करने के बाद गौतम अडानी बाहर मीडिया से भी मुखातिब हुए, उनके सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया और लोगों से भी अपील की कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोग भी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, उनका अधिकार है और साथ ही फर्ज भी। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो अपने पोलिंग बूथ से बाहर निकले और जो उंगली है स्याही लगी हुई वो दिखाई, कैमरे पर फोटो भी क्लिक कराई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार के झंझारपुर में दिन बढ़ने के साथ साथ मतदाताओं की जो कतार है वो लंबी होती जा रही है। हमारे सहयोगी शशांक कुमार ने लाइन में खड़े हुए मतदाताओं से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। इस वक्त हम झंझारपुर के अररिया संग्राम में हैं। एक मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग जारी है। यहाँ पर देखिए महिला मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ पुरुष मतदाता भी हैं। ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। हम बात भी करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झंझारपुर में 2037 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 20 लाख वोटर्स हैं। आप लोग यहाँ पे वोट देने के लिए आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जब अभी वोटिंग करने आए तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या समस्याएं हैं? बढ़िया सरकार बने जो हम लोग को मदद करे, गरीबी खत्म हो, खत्म करे। और महंगाई बहुत है, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा पूरी लग, इतना महंगाई करते हैं। और कैसा हो आपका सांसद? काम करने वाला हो, कैसा हो? वाला सांसद हो, काम करने वाला सांसद हो जो गरीब को देखे। क्या नेता लोग आते हैं चुनाव से पहले वोट मांगने, लेकिन बाद में फिर आके मदद करते हैं कि नहीं? क्षेत्र में काम करते हैं कि नहीं? नहीं आते, नहीं करते हैं। माता जी, आप लोग वोट करने के लिए आई हुई हैं, कोई महंगाई को मुद्दा बता रहा है, कोई कहता है कि विकास चाहिए, आप लोग का मुद्दा क्या है? घर दुआर टूटल फाटल छे, सरकार नहीं दै छे, हमरा के पानी चुए छे, सब चीज के दिक्कत होय छे, कहां सरकार मदद करे छे? सरकार मदद नहीं करती है तो सब चीज तो क्या चाहती हैं कि एक अच्छी सरकार केंद्र बने? किस तरह की? घर दुआर हमरा के सही, वो इंदिरा आवास वाला घर छे, चुए छे, ओई में हम सब रही छी। मतलब पानी टपकता है बरसात में? हां, 3 बेर 4 बेर लिख के लग गेले, किछो ने।
तो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए सियासी वार पलटवार भी जारी है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने विपक्ष के संविधान बदल देने वाले बयानों पर पलटवार करते हुए एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जनता इंडिया गठबंधन के बहकावे में नहीं आने वाली है। झंझारपुर में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस वक्त हम झंझारपुर के अररिया संग्राम में हैं। एक मतदान केंद्र पर हम हैं। ये देखिए संजय झा जदयू के राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ के वोटर हैं, लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। हम बात करेंगे किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है सर, क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्र का चुनाव है लोकसभा का, कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, और डेवलपमेंट। यही दो मुद्दा है कि लोगों को क्लैरिटी है कि केंद्र में किसको प्रधानमंत्री बनाना है। मैं तो बिल्कुल वोटर्स अपील करूंगा कि सबसे बड़ा टूल है आपके हाथ में, सबसे बड़ा पावर है आपके हाथ में। लोकतंत्र में संविधान ने जो आपको दिया है वोट देने का अधिकार। ये बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पीएम मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है कि हमको 400 सीट पार करना। मोदी जी कितना दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पावर तो 10 साल से उनके पास है। तो 10 साल में चेंज किए नहीं, अब काहे चेंज करेंगे? किस पृष्ठभूमि से आता है? वो भी तो ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री, तो ये लोग किस पृष्ठभूमि से आता है? किनको एम्पावर किया है पिछले 18 साल में? किन वर्ग को एम्पावर किया है बिहार में? मोदी जी किसको एम्पावर कर रहे हैं? तो ये एक टूल है इलेक्शन में बोलने के लिए। ये सब उसी बैकग्राउंड, उसी पृष्ठभूमि से आके उन लोगों को एम्पावर किया है। अच्छा, क्या तेजस्वी के पास मुद्दों की कमी है? वो एक ही बात हर कैंपेन में कहते हैं कि पीएम मोदी मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात नहीं। मुद्दा क्या और क्या मुद्दा होता है? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, अगर इंडिया का इकोनॉमी 11 नंबर से 5 नंबर पे आ गया तो ये मुद्दा नहीं है क्या? ये समझ में नहीं आता है। और टारगेट है कि हम लोग 5 साल में उसको नंबर 3 पर दुनिया में ले आएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज झंझारपुर। मतदान कितना प्रतिशत हुआ है ये बता देते हैं। देखिए 11 बजे तक का परसेंटेज सामने आ गया है। अब तक ओवरऑल 25% मतदान हो चुका है 11 राज्यों की 93 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में 26% मतदान सुबह 11 बजे तक, बिहार में 24% मतदान अब तक हो चुका है। गुजरात में यह आंकड़ा 24% का है और गोवा में 31% मतदान हो चुका है सुबह 11 बजे का ये ताजा आंकड़ा। मध्य प्रदेश में 30% मतदान हुआ है अब तक। महाराष्ट्र में 18% ही मतदान अब तक हुआ है। वहीं कर्नाटक में 24%, छत्तीसगढ़ में 30% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुका है। तो ताजा आंकड़ा मतदान का इस वक्त आपके सामने 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश 26% मतदान वहां अब तक हो चुका है। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके, भारत के राष्ट्र नायकों का सम्मान कर सकें, आजादी के आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख सके, ये अपने आप में एक इन लोगों से उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। रामगोपाल यादव का जो बयान है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है और ये दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है उसकी दुर्गति हुई है। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि विपक्ष द्वारा राम मंदिर के फैसले को बदलने की मंशा एक खतरनाक इशू है। देखो, ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला आतंकवाद समर्थक
और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही वक्तव्य इन लोगों के आ रहे हैं। इनकी वास्तविक चरित्र को जनता के जनार्दन के सामने ये रख दे रहा है। हमेशा इनका प्रयास था, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में माननीय न्यायालय से फैसला ना आने पाए। वो रोड़े अटकाते थे, ये स्वयं बैरियर बने हुए थे। इसके बाद जब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, तब भी इन्होंने 7-8 वर्षों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें। तो बाद में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर राज्य में भी सरकार बनी और फिर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, और देश और दुनिया का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है, एक नई अयोध्या का दर्शन कर पा रहा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे कि राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। असम के गुवाहाटी में पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। लाइन में लगकर मतदाता अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं वहां पर, जिसका जायजा हमारी संवाददाता मनोज गैलोईवाल ने लिया है। असम की 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। गुवाहाटी, बरपेटा, कोकराझार और धुबरी, इन चारों लोकसभा सीटों पर मतदान भारी बारिश के बीच हो रहा है, लेकिन लोगों का और वोटरों का उत्साह देखते ही बनता है। मैं इस समय हूं अमीनगांव बाजार के वो 2 बूथ पर, जहां एक और बरपेटा का बूथ है और दूसरी ओर गुवाहाटी का बूथ है। इन दोनों पर भीड़ देखते ही बनती है। सुबह 4-4:30 बजे से ही लगातार लोग लंबी कतारों में हैं। बारिश का फोरकास्ट है, जिसकी वजह से अधिकतर वोटर ये चाहते हैं कि अपना मतदान जल्द से जल्द कर लें। इन सीटों पर दिलचस्प आंकड़े भी हैं। धुबरी पर बदरुद्दीन अजमल हैं, उनके खिलाफ रकीबुल हुसैन हैं जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। बदरुद्दीन अजमल AIUDF के मुखिया हैं, तो वहीं साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो इस बार असम के सबसे अमीर उम्मीदवार भी हैं। लड़ाई जितनी तगड़ी है उतना ही दिलचस्प है मुकाबला बरपेटा और कोकराझार में भी, जहां पर पिछली बार एक जगह कांग्रेस और दूसरी जगह उम्मीदवार इंडिपेंडेंट था। पर देखना ये होगा कि इस बार 4 सीटों में से कितनी सीट कौन सी पार्टी हासिल कर पाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज गैलोईवाल, गुवाहाटी, असम, ABP न्यूज।